Today we will discuss a new topic, that is application of Gauss law. Yesterday we have learned about the Gauss law. तो गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ ये बताता है कि किसी क्लोज सरफेस के द्वारा जो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कोई सरफेस है यदि चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो उसके द्वारा जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसका प्रूफ दिखा दिया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे और फिर क्या रिजल्ट मिलेगा या कंडीशंस गॉस लॉ की भी जान सकते हैं। तो पहला इसमें पार्ट है कि प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस। इसमें गॉसियन सरफेस में पहला प्रॉपर्टी है द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक about the charge or charge distribution। आने कहने का मतलब जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे वो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट, should be symmetric, should be constant, same at each and every point of the Gaussian surface। यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिमेट्रिक, कांस्टेंट, इक्वल या सेम, शुड बी सिमेट्रिक। द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिमेट्रिक मतलब कांस्टेंट या सेम या इक्वल वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। Next, the angle between the angle theta between electric field and area vector should be 0 or 90 degree। The angle theta between electric field vector and normal of the area vector should be 0 degree या 90 degree। Next, the Gaussian surface
should not be passed through the point चार्ज। पॉइंट चार्ज से गॉसियन सरफेस को पास नहीं होना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी 3D सरफेस होता है जो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट से वो पास होना चाहिए और चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो उसमें पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट दी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब सरफेस दोनों तरफ सेम ऑक्युपाई करे। द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिमेट्रिक ऑन ए कांस्टेंट सेम इक्वल ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। एंगल ई और ए के बीच में जो थीटा एंगल है वो या तो 0 होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए। द गॉसियन सरफेस शुड नॉट बी पास थ्रू द पॉइंट चार्ज से इसको पास नहीं होना चाहिए। तो आइए अब एक एक करके हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू linearly charged infinite rod. The electric field due to infinite rod of uniformly charged infinite rod due to uniformly charged infinite rod infinite sized rod या वायर एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है, फैली हुई है इनफाइनाइट तक। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी डायमेंशन ऊपर और नीचे इनफाइनाइट तक है, यानी बहुत दूर तक काफी लॉन्ग रॉड है। अब इससे इसके ऊपर कितना चार्ज है, कहां कहां पर है ये नहीं मालूम है, लेकिन ये यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सपोज कर लिया जाए कि Q कूलॉम चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस अवे इस यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर शेप्ड ऑब्जेक्ट से स्मॉल r डिस्टेंस अवे पर कोई पॉइंट P है जहां पर फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जितना डिस्टेंस इधर राइट साइड में है उतना ही डिस्टेंस सिमेट्री के लिए लेफ्ट साइड में भी चाहिए। अब यहां से होता हुआ एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगा लीनियरली चार्ज रॉड के द्वारा। अब इसका सपोज कर लें कि लेंथ L है, जो सिलेंडर बनना है गॉसियन सिलेंडर उसकी लेंथ L है और रेडियस हो जा रही है। तो लीनियरली चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा उससे r डिस्टेंस अवे पर कोई जो सरफेस बनेगा गॉसियन सरफेस
वो सिलिंड्रिकल टाइप होगा। अब इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ, let us suppose that the charge per unit length v lambda and which is equal to q upon L। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा। अब इसमें दो सरफेस, ये सिलेंडर है, दो प्लेनर सरफेस हो जाएंगे और एक कर्व सरफेस हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और कर्व सरफेस है तीसरा। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं और इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। ये सपोज कर लीजिए डीए है पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट लिया गया, यूनिट एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में। इधर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जा रहा है, एरिया वेक्टर नॉर्मल डीए नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शंस में होंगी, बाहर की तरफ होंगी, दोनों ही डायरेक्शंस में यूनिफॉर्म है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तब इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स बाउंड हो रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम से। अप्लाइंग the Gauss law on the Gaussian surface, phi net is equal to integral E dot dA, इंटीग्रल E dot dA थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। इंटीग्रेशन पर जो सर्कल लगाया जा रहा है ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको ईच एंड एवरी सरफेस पर एक्सटेंड करें तो फर्स्ट E dot dA प्लस सेकेंड E dot dA प्लस थर्ड E dot dA, या E dot dA is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। थ्री सरफेसेस हैं, इन थ्री सरफेसेस के द्वारा जो फ्लक्स बाउंड होगा वही इस गॉसियन सरफेस के द्वारा बाउंड होगा। चलिए अलग अलग निकाल देते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में E dot dA इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर एंगल देखिए जो θ1 है, नॉर्मल एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, तो θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्चुअल में तो यहां पर इस तरीके से है और इधर एरिया वेक्टर तो 270 हो जाएगा, तो 270 डिग्री एंड ऑन द if one takes elementary surface on the curved surface, let us suppose that this is dA, its area vector is around in the electric field, then this is the dA2 electric field। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो θ2 होगा वो 270 डिग्री होगा। अब चलिए अप्लाई करते हैं। फाई नेट इज इक्वल टू ई डी ए कॉस
90 डिग्री प्लस फर्स्ट सरफेस के द्वारा, सेकेंड ई डी ए cos 270 डिग्री प्लस 3 ई डी ए cos 0 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कितनी होती है, 0 होती है, प्लस सेम cos 270 की भी वैल्यू 0 होगी, बच जाएगा ई डी ए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो पहले और दूसरे सरफेस के द्वारा कोई भी फ्लक्स बाउंडेड नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से केवल जो फ्लक्स बाउंड हो रहा है, कंटेन हो रहा है, वो कर्व सरफेस के द्वारा हो रहा है। हमने इसमें एक एलिमेंट्री कर्व सरफेस डीए लिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जो फ्लक्स बाउंड हो रहा है वो φ1 हो रहा है, डी फाई, इसको एलिमेंट्री पार्ट में करेंगे, उसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस वो सेम है, यूनिफॉर्म है, तो ये इंटीग्रल साइन से बाहर चली जाएगी है। तो डी ए, अब सभी एलिमेंट्री सरफेस का अगर एरिया वेक्टर लिया जाए या सभी एलिमेंट्री सरफेस ऑफ कर्व सरफेस को ऐड करें तो टोटल सरफेस ऑफ कर्व सरफेस आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इस कर्व सरफेस एरिया एल लेंथ और आर रेडियस के सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होगा वो E इंटू 2 बाई आर एल, तो फाई नेट हमको मिला E इंटू 2 बाई आर एल मिला। तो अब यहां पर जो गॉस लॉ के अनुसार जो फाई नेट है E इंटू 2 पाई आर एल फाई नेट विच इज इक्वल टू द Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो नेट चार्ज यूनिट लेंथ में चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोगों को मालूम है, उसकी वैल्यू लैम्डा है। इस एल लेंथ के गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज होगा वो यहां से लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इनटू एल, क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से एल कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो यहां पर हम लोगों को जो फार्मूला मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड के द्वारा, वो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अवे बाहर की तरफ होगा तो यहां आर कैप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर और कैप हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ ड्रा करें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का,
if point of observation is taken on x axis and electric field is taken on y axis, then its graph in this way. हाइपरबोलिक ग्राफ का नेचर हुआ, यानी ग्रेजुअली जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस रॉड से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन से कर लिया गया है और अक्सर एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। एक बार मैं पुनः इसको और रिवाइज कर देना चाह रहा हूं, दोहरा दे रहा हूं, तो अक्सर पूछा जाता है इनफाइनाइट लेंथ वाले यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है आर डिस्टेंस अवे, तो वहां से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और एक गॉसियन सरफेस इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक हो, यानी हाफ ऑफ पोर्शन बोथ साइड में हो, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड वाले केस में जो गॉसियन सरफेस बनता है वो सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, सिलेंडर बनता है। अब इस सिलेंडर में हम लोग जानते हैं कि 3 फेसेस होते हैं, 2 प्लेनर सरफेस होती है, 1 कर्व सरफेस होता है। अब इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज कर लिया जाए, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो अब इस गॉस लॉ को अप्लाई करने से इसमें फर्स्ट सरफेस अप्लाई करें, सेकंड सरफेस पर अप्लाई करें और थर्ड सरफेस पर अप्लाई करें, तो यहां जो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे फ्लक्स के लिए, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डी ए, तो ई डी ए डॉट प्रोडक्ट ई डी ए कॉस थीटा, इसके बीच में नॉर्मल इस सरफेस पर फर्स्ट प्लेनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, एंगल इसके बीच में 90 डिग्री होगा। फिर नीचे आएंगे, नीचे भी देख रहे हैं कि नॉर्मल ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 90 डिग्री, या क्लॉकवाइज सेंस में एंगल देखेंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में 270 डिग्री होगा और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 270 डिग्री होगा, क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री होगा। तीसरे सरफेस पर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेम डायरेक्शन में है, अराउंड है, एंगल 0 डिग्री होगा। अब गॉस लॉ को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, जहां 90 या 270 डिग्री होगा वहां पर कोई भी फ्लक्स बाउंड नहीं होगा, और जहां अराउंड होगा ई और डी ए वहां पर फ्लक्स बाउंड होगा। तो इस प्रकार से अब यहां छोटा सा एक एलिमेंट दिए जा रहा है कर्व सरफेस पर डीए, उसी के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, तो जो फ्लक्स बाउंड होगा डी फाई सपोज कर लें, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाएगा। अब इस होल कर्व सरफेस के द्वारा जो फ्लक्स बाउंड होगा उसको इंटीग्रेट करके प्रॉपर लिमिट के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई डी ए। ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है सब जगह पर, तो इंटीग्रल साइन के बाहर चला जाएगा। डी ए अलग अलग छोटे छोटे पार्ट, सभी पार्ट को ऐड अप करें तो हमें कर्व सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर मिल जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया आर रेडियस एल लेंथ का कोई सिलेंडर है तो उसकी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब क्यू नेट जो होता है, क्यू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है उसको निकाल सकते हैं। हमें यूनिट लेंथ पर मालूम है चार्ज कितना है, लैम्डा, तो एल लेंथ पर जो चार्ज होगा लैम्डा इनटू एल हो जाएगा। सिंपल थिंग, यूनिट लेंथ ऑफ दिस रॉड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा, तो एल लेंथ के इस गॉसियन सरफेस पर जो चार्ज होगा वो लैम्डा इनटू एल हो जाएगा। लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0, बोथ साइड में लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r
क्या लगा दिया हूं, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर पोजीशन वेक्टर के अलावा हुआ है। तो लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लैम्डा कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट r इज वेरिएबल। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली रॉड के द्वारा जो मिल रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। As the point of observation is very far away from this uniformly charged rod, then electric field is also decreases। अब नेक्स्ट जो इसमें एप्लीकेशन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंप्लाइड प्लेन C। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन C। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन C। तो इसका 3 केसेस में गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर शिफ्ट ऑब्जेक्ट्स इनफाइनाइट लेंथ की हो, जिसका हम लोगों ने डेरिवेशन देख लिया कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दूसरा जो केस है, सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बाय अप्लाइंग गॉस लॉ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन C। यानी कोई इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट है, उसके कारण उसे r डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट डायमेंशन। अब एक प्लेन शीट बनाते हैं। दिस इज द प्लेन शीट, वेरी थिन शीट। ये प्लेन जो शीट है बहुत ही प्लेन शीट पतली है। इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसे r डिस्टेंस पर हम फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं P पॉइंट पर। ये इनफाइनाइट स्प्रेड है, फैली हुई है पूरा होल स्पेस में। तो इसे r डिस्टेंस पर हम फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वही गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस। तो यहां से इस r डिस्टेंस अवे इधर लेफ्ट साइड में सिमेट्री के लिए जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस लेंगे। तो अब एक सिलेंडर बन रहा है इस सिचुएशंस में भी, और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया गया वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल है, यानी बीचों बीच से होकर के पास हो रहा है। और इसकी लेंथ ए प्लेन शीट वेरी थिन है। तो ये इसमें 3 फेसेस हो जाएंगे, 1, 2 और कर्व का 3। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर के तरफ यूनिफॉर्मली होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो 3D में मैं बताया हुआ
कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। ए कंसीडर कर लीजिए सेकंड सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस पर भी ये बाहर की तरफ ही होगा, और यहां पर लेंगे तो अपवर्ड्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा कर्व सरफेस पर। ये कर्व सरफेस आपका थर्ड सरफेस हो गया। तो अब अप्लाई करते हैं, यहां चार्ज क्यू ए एरिया कंसीडर कर लिया गया, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी बी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन इट्स एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एरिया हो गया। तो पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है ये मालूम है हम लोगों को। चलिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग दी गॉस लॉ ऑन दी गॉसियन सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर फर्स्ट सरफेस पर जो फाई नेट है वो इनक्लोज सरफेस ई डॉट डी ए। अब इसके ईच एंड एवरी सरफेसेस पर एक्सपेंड कर देंगे। तो ऑन फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी ए प्लस सेकेंड सरफेस पर ई डॉट डी ए प्लस थर्ड सरफेस पर ई डॉट डी ए। अब यहां पर थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 भी 0 डिग्री है, थीटा 3 90 डिग्री, या यहां नीचे कोई एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं तो 270 हो जाएगा।